गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबों का हमारे चैनल एके ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। आज जो है हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का भी मैंने अपने चैनल में प्लेलिस्ट बना रखा है। 2 वीडियोज़ मैंने अब तक उसमें अपलोड कर दिए हैं। अगर वो आपने नहीं देखा है तो पहले उसे भी जा कर के ज़रूर देखें। आज जो है उसी की कड़ी में आज मैं तीसरा वीडियो जो है अपलोड करूँगा। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, ये हमारा टॉपिक है। आधुनिक भारतीय इतिहास का यह तीसरा टॉपिक है। आइए स्टडी करते हैं। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शीद कुली खान था। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का जो अंतिम गवर्नर थे वो थे मुर्शीद कुली खान। इसने अपनी राजधानी ढाका से मकसूदाबाद बनाया और नगर का नाम मुर्शिदाबाद रख दिया। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल के जो अंतिम गवर्नर थे वो थे मुर्शीद कुली खान। इसने अपनी राजधानी ढाका से मकसूदाबाद बनाया और नगर का नाम मुर्शिदाबाद रख दिया। तो मुगल सम्राट के द्वारा स्वतंत्र रूप से जो नियुक्त बंगाल के अंतिम गवर्नर थे वो कौन थे? मुर्शीद कुली खान। और मुर्शीद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से क्या कर दिया? मकसूदाबाद शिफ्ट कर दिया और नगर का नाम रख दिया मुर्शिदाबाद। इसने भूमि बंदोबस्त में इजारा व्यवस्था आरंभ की। इसने क्या किया? भूमि बंदोबस्त में इजारा व्यवस्था आरंभ की। अलीवर्दी खां 1740 से 1756 ईस्वी ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की तथा कहा कि यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगे। अलीवर्दी खां, ठीक है, उसने यूरोपियों की तुलना यूरोप से आए हुए जो भी थे, पुर्तगीज, अंग्रेज, डच, सबको यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की और कहा कि यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो वे काट काट कर मार डालेंगी। इसकी मृत्यु के पश्चात जब मुर्शीद कुली खान मर गए तो उसका दौहित्र सिराजुद्दौला उत्तराधिकारी बना। ठीक है, जब उसकी मृत्यु हो गई तो फिर सिराजुद्दौला क्या बना? उत्तराधिकारी बना। ब्लैक होल की कथित घटना 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के समय में हुई थी। ठीक है, जेड हॉलवेल जो शेष जीवित रहने वालों में से एक थे, उनके अनुसार 18 फीट लंबे तथा 14 फीट 10 इंच चौड़े कक्ष में 146 अंग्रेज बंदी बंद कर दिए गए और अगले दिन उनमें से केवल 23 व्यक्ति ही बच पाए। यही घटना ब्लैक होल के नाम से प्रसिद्ध हुई। समकालीन मुस्लिम इतिहासकार गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक सियारुल मुल्खैन में इसका लेकिन कोई उल्लेख नहीं किया। उसी समय के मुस्लिम इतिहासकार थे गुलाम हुसैन। उन्होंने अपनी पुस्तक सियारुल मुल्खैन में इस बात का, ब्लैक होल का कोई जिक्र नहीं किया। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। भारतवर्ष में, इंडिया में जो ब्रिटिश साम्राज्य थे उसके संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने पलासी के युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर हराकर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। भारतवर्ष में जो ब्रिटिश साम्राज्य के जो संस्थापक थे लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। भारत में ब्रिटिश एम्पायर का फाउंडर लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने पलासी का युद्ध कब हुआ? तो 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पलासी का युद्ध में यही लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था? सिराजुद्दौला को 23 जून 1757 में।
बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की क्या रखी थी, नींव रखी थी। पलासी, वर्तमान नाम पलासी का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे है। अगर वर्तमान में देखें तो ये कैपिटल ऑफ पलासी जो जगह था, वो पलासी का युद्ध मैदान जो है अभी बंगाल राज्य में, पश्चिम बंगाल में नदिया डिस्ट्रिक्ट में भागीरथी नदी के किनारे क्या है, स्थित है। क्लाइव भारत में बंगाल के गवर्नर के पद पर 1757 से 1760 ईस्वी तथा 1765 से 1767 ईस्वी तक रहा। क्लाइव जो था भारत में बंगाल के गवर्नर पद पर 1757 से 1760 ईस्वी तथा 1765 से 1767 ईस्वी तक रहा। इस दौरान उसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की। क्लाइव जो थे भारत में बंगाल के गवर्नर के पद पर 1757 से 60 ईस्वी तथा 1765 से 1767 ईस्वी तक रहे। इस दौरान उसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की क्या की संधि की। अंग्रेज सैनिकों का एक श्वेत विद्रोह उसके समय में हुआ था। क्लाइव द्वारा बंगाल में सफलतापूर्वक एक लुटेरा राज्य की स्थापना की गई। क्लाइव एक सैनिक के रूप में जननेता था। विलियम पिट का यह कथन है कि यह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक था, हेवन बॉर्न जनरल। अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी नवाबों में मीर कासिम 1760 से 1763 ईस्वी सबसे योग्य था। पूर्णिया तथा रंगपुर के फौजदार के रूप में वह अपनी योग्यता पहले ही दर्शा चुका था। वह अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। संभवतः वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर जाना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप अधिक न हो। मीर कासिम ने सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पर करने का निश्चय किया। इसके द्वारा मुंगेर में तोपें तथा तोड़ेदार बंदूकें बनाने की व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त मीर कासिम राज्य की आर्थिक स्थिति को भी सुधारने के लिए प्रयत्नशील रहा। जिन अधिकारियों ने गबन किया था उन पर बड़े बड़े जुर्माने लगाए गए। कुछ नए कर भी उसने लगाए। 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में क्या किया, हरा दिया, परास्त किया। इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। इस युद्ध के समय वेंसीटाट बंगाल का गवर्नर था। इस युद्ध के परिणामों ने पलासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी थी। भारत में अब अंग्रेजों की चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया तथा दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर तथा दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा कड़ा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे शाह आलम को मिले। 12 अगस्त 1765 की संधि के अनुसार मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। इसी समय बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान तथा बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति की। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा था तथा उसे अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का क्या हो गया, अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय तथा उसके 2 उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय 1806 से 1837 ईस्वी और बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857 ईस्वी ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रह गए। युद्ध के बाद स्कॉट द्वारा
सिलहट को जयंतिया तथा गारो पहाड़ी क्षेत्रों से जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण किया जाने लगा, जिसके विरोध स्वरूप इन पहाड़ियों पर रहने वाली खासी जनजाति के लोगों ने अपने नेता तीरथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। के.एम. पन्नीकर ने कहा है कि 1765 से 1772 तक कंपनी ने बंगाल में डाकुओं का राज्य क्या कर दिया था, स्थापित कर दिया था। आइए से रिलेटेड अब कुछ ऑब्जेक्टिव्स हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? ए. सरफराज खान, बी. मुर्शिद कुली खान, सी. अलीवर्दी खान, डी. शुजाउद्दीन मोहम्मद खान। तो मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान को बंगाल का गवर्नर सूबेदार नियुक्त कर दिया गया। मुर्शिद कुली खान की मृत्यु के पश्चात उसका दामाद शुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना, जिसे तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा मान्यता प्रदान की गई। अतः मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खान था। निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? ए. सरफराज खान, बी. मुर्शिद कुली खान, सी. अलीवर्दी खान, डी. शुजाउद्दीन मोहम्मद खान। तो मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान को बंगाल का गवर्नर सूबेदार नियुक्त किया गया। 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट उस समय थे फर्रुखसियर। उन्होंने मुर्शिद कुली खान को 1717 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया। मुर्शिद कुली खान की मृत्यु के पश्चात उसका दामाद शुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना, जिसे तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा मान्यता प्रदान की गई। अतः मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खान था। इसी का सही उत्तर हो जाएगा 1 का बी, मुर्शिद कुली खान। आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 2, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था? ए. मुर्शिद कुली खान, बी. सरफराज खान, सी. शुजाउद्दीन मोहम्मद खान, डी. अलीवर्दी खान। तो मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था मुर्शिद कुली खान। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? ए. बक्सर की लड़ाई, बी. प्लासी का युद्ध, सी. मैसूर की तीसरी लड़ाई, डी. 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी. प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध ही था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का क्या किया, प्रारंभ किया। अंग्रेजों का ब्रिटिश डोमिनेंस का इफेक्ट स्टार्ट देखने को मिला हमको प्लासी के युद्ध के बाद। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, व्याख्या। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ प्लासी के युद्ध से हुआ। भारत में अगर हम देखें तो ब्रिटिश का अधिकार, प्रभुत्व जो है, डोमिनेंस, वो प्लासी के युद्ध से हुआ। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया। नवाब की सेना 3 राजद्रोहियों मीर जाफर, यार लतीफ और राय दुर्लभ के सेना नायकत्व में थी। नवाब की एक अग्रगामी टुकड़ी के नेता मीर मदन तथा मोहनलाल थे। सहसा अचानक एक गोली से रणभूमि में ही मीर मदन मारा गया। नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अपने प्रमुख अधिकारियों से यह मंत्रणा के दौरान मीर जाफर ने उसे पीछे हटने को कहा तथा यह भी कहा कि नवाब को सेना का नेतृत्व सेनाध्यक्षों के हाथ में छोड़ युद्ध क्षेत्र से चले जाना चाहिए। सिराजुद्दौला वापस मुर्शिदाबाद लौट गया, यही उसकी हार का कारण बनी। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों को तात्कालिक सैनिक एवं वाणिज्यिक लाभ प्रदान किया। इसने कृषि उत्पादन और दस्तकारियों के क्षेत्र में अग्रणी तीनों राज्य बिहार, बंगाल और उड़ीसा में राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। इस युद्ध ने वस्तुतः भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली तथा इसे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली निर्णायक सफलता माना जाता है, जबकि सर्वाधिक निर्णायक युद्ध बक्सर का युद्ध 1764 था, जिसने भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता क्या कर दी थी, स्थापित कर दी थी। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक
सैन्य सफलता मानी जाती है? ए बक्सर का युद्ध, बी पलासी का युद्ध, सी पानीपत का युद्ध, डी हल्दी घाटी का युद्ध। तो पलासी का युद्ध इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। पलासी का युद्ध लड़ा गया था वर्ष ए 1761 में, बी 1757 में, सी 1760 में, डी 1767 में। तो पलासी का युद्ध जो है वो 1757 में लड़ा गया था। 23 जून 1757 उसका एक डेट भी है। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था डैश के युद्ध में? ए पलासी, बी बक्सर, सी मुंगेर, डी वांडीवास। तो सिराजुद्दौला जो है लॉर्ड क्लाइव के द्वारा परास्त हुए थे पलासी के युद्ध में। पलासी का युद्ध किनके किसके बीच लड़ा गया था? तो सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के द्वारा, उनके बीच, लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच लड़ाई हुई थी। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ए वॉरेन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड एमहर्स्ट, सी लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य, ब्रिटिश एम्पायर का जो फाउंडर किसको माना जाता है? तो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने पलासी के युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर हराकर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की क्या रखी थी? नींव रखी थी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया? ए अल्बुकुर्क, बी रॉबर्ट क्लाइव, सी फ्रांसिस डुप्ले, डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया। क्लाइव एक सैनिक के रूप में जन नेता था। विलियम पिट का यह कथन है कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक था। हेवन बोर्न जनरल किसको कहा गया था? रॉबर्ट क्लाइव को। विलियम पिट ने कहा था अपने कथन में। तो यही सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक? तो रॉबर्ट क्लाइव को कहा था। किसने कहा था? विलियम पिट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पलासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? ए बिहार, बी आंध्र प्रदेश, सी उड़ीसा, डी पश्चिम बंगाल। तो डी पश्चिम बंगाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। पलासी, जिसका वर्तमान नाम अभी पलासी है, इसका युद्ध का मैदान जो है पश्चिम बंगाल के नदिया डिस्ट्रिक्ट, नदिया जिले में है, भागीरथी नदी के तट पर, भागीरथी नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? ए अलीवर्दी खां, बी सिराजुद्दौला, सी मीर जाफर, डी मीर कासिम। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी मीर कासिम। मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। संभवतः वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण और कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप अधिक न हो, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा डी मीर कासिम। मीर कासिम ने अपनी राजधानी जो थी वो मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थापित कर दी? मुंगेर स्थानांतरित कर दी, ट्रांसफर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 11, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था? ए बक्सर का युद्ध, बी पलासी का युद्ध, सी वांडीवास का युद्ध, डी पानीपत का तीसरा युद्ध। तो इसका उत्तर हो जाएगा बक्सर का युद्ध, क्योंकि ऑप्शन में बक्सर का युद्ध भी है। तो पलासी ने तो प्रभुत्व स्थापित किया था, लेकिन सबसे अधिक निर्णायक अगर बात करें तो वो बक्सर का युद्ध माना जाता है। 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में क्या किया? हराया, परास्त किया। इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। इस युद्ध के परिणाम ने पलासी के निर्णयों पर मोहर लगा दी। भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया तथा दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ। पी.ई. रॉबर्ट्स ने बक्सर के युद्ध के बारे में कहा है कि पलासी की अपेक्षा, अगर पलासी की तुलना में देखें तो बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। यदि बक्सर के युद्ध के परिणाम को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि जहां पलासी की विजय अंग्रेजों की कूटनीति का परिणाम थी, वहीं बक्सर की विजय के इतिहासकारों ने पूर्णतः सैनिक विजय बताया। पलासी के युद्ध ने अंग्रेजों की प्रभुता बंगाल में स्थापित की, परंतु बक्सर के युद्ध ने कंपनी को एक अखिल भारतीय ऑल इंडिया पावर शक्ति का रूप दे दिया।
अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? ए बक्सर की लड़ाई, बी पलासी की लड़ाई, सी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और डी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए बक्सर की लड़ाई। नेक्स्ट 1764 में लड़ी गई थी बक्सर की लड़ाई और पलासी की लड़ाई 1757 में। ये सब डेट से याद रखना। निम्नलिखित में कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? ए बक्सर, बी पलासी, सी श्रीरंगपट्टनम, डी मांडीवास। तो भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बक्सर का युद्ध को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? ए औरंगजेब, बी शाह आलम प्रथम, सी बहादुर शाह जफर, डी शाह आलम द्वितीय। तो बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली के शासक थे शाह आलम द्वितीय। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? ए सिराजुद्दौला, बी मीर जाफर, सी मीर कासिम, डी नजमुद्दौला। तो मीर जाफर। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल के नवाब मीर जाफर थे। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्रदान की थी वह था? ए फर्रुख सियर, बी शाह आलम प्रथम, सी शाह आलम द्वितीय, डी शुजा-उद-दौला। तो किस शासक ने, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था? ए फर्रुख सियर, बी शाह आलम प्रथम, सी शाह आलम द्वितीय, डी शुजा-उद-दौला। तो इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा कड़ा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे शाह आलम को मिले। 12 अगस्त 1765 के अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा था। उसे 1788 ईस्वी में अंधा कर दिया गया था। शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय तथा उसके दो उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रह गए, मतलब अंग्रेजों के अधीन ही रहे वो दोनों। अगला सवाल, 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? ए बंगाल के नवाब ने, बी मुगल सम्राट ने, सी इंग्लैंड के शासक ने, डी अफगान के राजा ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी मुगल सम्राट ने। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी मुगल सम्राट ने प्रदान की। क्वेश्चन नंबर 18, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? ए लॉर्ड क्लाइव, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड वेलेजली, डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए। सम्राट, नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। ए 12 अगस्त 1765, बी 18 अगस्त 1765, सी 29 अगस्त 1765, डी 21 अगस्त 1765। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 12 अगस्त 1765। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। ए 12 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? ए मोहम्मद रजा खान, बी सिताब रॉय, सी राय दुर्लभ, डी सैयद गुलाम हुसैन। तो ए मोहम्मद रजा खान। इलाहाबाद की संधि के अनुसार भगोड़े सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम ने उपयुक्त संधि के प्रावधान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी। नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब स्वीकार किया। इसके बदले नवाब द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक अदा करना था। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार न तो लेना चाहती थी
और न ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान तथा बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति की। मोहम्मद रजा खान उप नाजिम के रूप में भी कार्य करते थे। इस प्रकार समस्त दीवानी तथा निजामत का कार्य भारतीयों द्वारा ही चलता था, यद्यपि अधिकार कंपनी के हाथ में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? ए गारो, बी खासी, सी कुकी, डी टिपरा। तो बी खासी। बंगाल की दीवानी प्राप्त करने के पश्चात ब्रिटिश 1765 में सिलहट आए थे। खासी जनजाति के लोग चावल, नमक एवं सूखी मछलियों के बदले रेशम, सूती सामान, लोहा, मोम, मधु एवं सिंग का व्यापार करने हेतु सिलहट की सीमा पर मंडवा में आते थे। खासी पर्वतों में पाए जाने वाले चूना पत्थर का उपयोग तब बंगाल में चूना पत्थर की मांग की पूर्ति हेतु किया जाता था। तो उस समय पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश अधिकारी चूना पत्थर का व्यापार करने लगे, जिससे वे खासी जनजाति के संपर्क में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, राजा टिकैत राय नवाब आसफुद्दौला के अर्थ मंत्री थे। अवध के नवाबों के राज में सामान्यतया कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। तो इसका सही उत्तर 1 का सी, मतलब 1 और 2 दोनों कथन सही। राजा टिकैत राय नवाब आसफुद्दौला के दीवान या अर्थ मंत्री थे, अतः कथन 1 सही है। अवध के नवाबों के राज्य में हिंदू अधिकारियों को भी उच्च पदों पर नियुक्ति की गई। उदाहरणतः आसफुद्दौला के दीवान राजा टिकैत राय व राजा झाऊलाल एवं नवाब सफदरजंग के प्रधानमंत्री व सेना नायक राजा नवल राय आदि इन्हीं जातियों के प्रतिनिधि थे। तो ये जो है इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? ए वांडीवास युद्ध, बक्सर युद्ध, अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध। बी अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, वांडीवास युद्ध, बक्सर युद्ध। सी वांडीवास युद्ध, प्लासी युद्ध, अंबर युद्ध, बक्सर युद्ध। डी अंबर युद्ध, बक्सर युद्ध, वांडीवास युद्ध, प्लासी युद्ध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, वांडीवास युद्ध, बक्सर युद्ध। लिखा हुआ है 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए प्रश्नगत युद्धों का सही कालानुक्रम इस प्रकार है। अंबर युद्ध अगस्त 1749, मुजफ्फरगंज, चंदा साहब तथा फ्रांसीसियों की संयुक्त सेनाओं ने वेल्लूर के समीप अंबर या अंबोर नामक स्थान पर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। मुजफ्फरगंज दक्कन का सूबेदार बन गया। इस उपलक्ष्य में उसने अपने हितकारी डुप्ले को कृष्णा नदी के दक्षिणी भाग के मुगल प्रदेशों का गवर्नर नियुक्त कर दिया तथा उत्तरी सरकार के कुछ जिले भी फ्रांसीसियों को दे दिए। इसके अतिरिक्त मुजफ्फरजंग के प्रार्थना के फ्रेंच सेना की टुकड़ी बुस्सी के नेतृत्व में हैदराबाद में तैनात कर दी गई। पलासी युद्ध जून 1757, अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का पूरे बंगाल पर नियंत्रण हो गया। क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। नवाब बनने के बाद मीर जाफर ने अंग्रेजों को उनकी सेवाओं के लिए 24 परगनों की जमींदारी से पुरस्कृत किया और क्लाइव को 2,34,000 पाउंड की निजी भेंट दी। वांडीवास युद्ध जनवरी 1760, अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य। युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकुट ने, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था। बक्सर युद्ध अक्टूबर 1764, मीर कासिम अवध के नवाब सुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। बक्सर के युद्ध ने पलासी के निर्णयों पर मोहर लगा दी। इस प्रकार विकल्प जो बी जो होगा वो सही उत्तर होगा। तो मीर कासिम अवध के नवाब सुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना
तथा अंग्रेजों के मध्य। युद्ध में अंग्रेज विजयी रहे। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। बक्सर के युद्ध ने पलासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी। अगला क्वेश्चन है, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ। ए काउंट लाली, बी फ्रांसिस मार्टिन, सी डुप्ले, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए काउंट लाली। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए काउंट लाली। क्वेश्चन नंबर 25, वांडीवास के युद्ध 1760 में ए फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया, बी ब्रिटिश ने डच को हराया, सी ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया और डी डच ने ब्रिटिश को हराया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। वांडीवास का युद्ध 1760 में ब्रिटिश ने किसको हराया? फ्रेंच को हराया। तो ये सब का जो ईयर है ये भी दिमाग में रखना है कि अंबर युद्ध अगस्त 1749, पलासी युद्ध जून 1757, वांडीवास युद्ध जनवरी 1760 और बक्सर युद्ध 1764। और किसने किसको हराया था, ये सब से भी सवाल पूछा जाता है अक्सर। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? ए फ्रांसीसी, बी स्पेन, सी मैसूर, डी कर्नाटक। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ए फ्रांसीसी। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा गया। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ए बक्सर का युद्ध, बी वांडीवास का युद्ध, सी चिलियावाला का युद्ध, डी खुर्दा का युद्ध। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी सुमेलित कौन सा है सही? बक्सर का युद्ध के बगल में है मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव, बी वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, चिलियावाला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध मराठे, खुर्दा का युद्ध निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसमें से सिर्फ वांडीवास का युद्ध का सही सुमेलन है, बाकी गलत है। देखिए कैसे। तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को अवध के नवाब शुजा उद दौला, मुगल सम्राट शाह आलम तथा मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। वांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 को अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। इस युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। यही पराजय भारत में उनके पतन की शुरुआत थी। चिलियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया तथा सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी। यह युद्ध अनिर्णित समाप्त हुआ। इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। खुर्दा का युद्ध 1795 ईस्वी में निजाम के विरुद्ध मराठों द्वारा लड़ा गया, जिसमें निजाम की हार हुई। तो सिर्फ जो है बी जो है सही लिखा हुआ है, वांडीवास का युद्ध फ्रांस बनाम ईस्ट इंडिया कंपनी। निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? ए मराठा, बी मुगल, सी राजपूत, डी सिख। तो ए मराठा। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों द्वारा किया गया था। 3 आंग्ल मराठा युद्ध के बाद ही मराठा शक्ति को दबाया जा सका। मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर मराठों ने अपनी साम्राज्य की आधारशिला रखी। उन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेजों ने भी लाभ उठाया। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी। साल बाई की संधि से प्रथम युद्ध बंद हुआ। वेलेजली ने 1802 ईस्वी में अपने सहायक संधि के जाल में पेशवा को बांध लिया। 1818 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठों की रही सही शक्ति को समाप्त कर ब्रिटिश सर्वोच्चता की स्थापना कर दी, लेकिन सबसे ज़्यादा विरोध मराठों ने किया। तो इस प्रकार से हमारा ये जो टॉपिक है यहीं पर क्या होता है, समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें कि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।